हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, मैं कौस्तुभ वाजपेयी लेकर आया हूँ क्लास 12 की बायोलॉजी आपके लिए। और जिस आप पढ़ते हैं बायोलॉजी हमारे साथ, तो सबसे पहले तो आपने पिछली वीडियोस को इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाली जो भी हमारी वीडियोस हैं या जो ये वीडियोस है, आप इसी तरीके से प्यार देते रहें, ये भी आपसे हमारी रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वेस्ट है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, तो प्लीज सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें। टॉपिक्स अच्छे लगते हो तो अपने दोस्तों को बताएं। देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है जेनेटिक का ही। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था हमारे साथ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जेनेटिक से संबंधित, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। तो आनुवंशिकता में जितने भी टर्मिनोलॉजी है, उसकी जितने भी टर्म्स होते हैं, एलिल्स क्या होते हैं, हेट्रोजिगस क्या होता है, बहुत सारी जितना भी जेनेटिक में हम टर्म्स यूज करते हैं, यहाँ तक कि जीन भी क्या होता है, ये जेनेटिक क्या होता है, ये सब पिछली वीडियो में आपको बताया गया। तो सबसे पहले आप उसे जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, हमने बताया था पिछली वीडियो में, आज हम पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो मेंडल को पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जेनेटिक्स क्या होती है। तो ऐसे लक्षण या वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, माने वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, यानी मदर फादर जो उनके होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनसे ऑफ स्प्रिंग तक जो भी कैरेक्टर्स जाते हैं, उन्हें हम लेकर के आते हैं आनुवंशिक लक्षणों में, यानी कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स में। इसके साथ ही जो जीव विज्ञान की यानी बायोलॉजी की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक समानताओं और विषमानताओं का अध्ययन उनकी वंशागति के आधार पर किया जाता है, उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स, यानी कि हिंदी में बोले तो आनुवंशिकी। क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी। और इसमें हम सीधे पहुंचते हैं टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर का मतलब होता है, नाम है इनका ग्रेगर जॉन मेंडल। हिंदी बोलते ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन थे ग्रेगर जॉन मेंडल? तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल एक चर्च में पादरी थे। इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। कहा हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में। कब हुआ था इनका जन्म? हुआ कब था या कौन से शहर थी? तो इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1820। कहां पे? ब्रून सिटी में। ब्रून सिटी में। और ब्रून सिटी में भी इनका जो गांव था, एक गांव वहीं पे है, ब्रून सिटी में ही गांव है, जिसका नाम था सिलिसिया। सिलिसिया में इनका जन्म हुआ था, ब्रून शहर में। इसके बाद जो इनकी माध्यमिक शिक्षा थी, उसको करने के बाद ये 1847 में ये जो वहीं पे ब्रून में ही जो चर्च थी, उसके ये पादरी बन गए। और जिस चर्च में ये पादरी बने, उसके पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, उसके पास बहुत बड़ी जगह थी। अच्छा, इन्हें इंटरेस्ट तो पहले से ही बॉटनी में था, पेड़ पौधों में था इनकी रुचि। तो वहीं पर जो खाली जगह थी, वहां पर इन्होंने गार्डनिंग शुरू की। वहीं पर जब इन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए, उन्हीं में एक पेड़ था पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम यानी मटर का, ये एक प्रकार का मटर का होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं गार्डन पी। गार्डन पी यानी जो बगीचे में उद्यान मटर जिसको हम बोलते हैं, वहां पर इन्होंने उस पर अध्ययन करना शुरू किया। और करीब इन्होंने अलग अलग तरीके से 7 विपरीत लक्षणों पर, अलग अलग प्रकार के विपरीत लक्षणों पर इन्होंने अपनी रिसर्च की, अध्ययन किया।
उनका हाइब्रिडाइजेशन कराया, यानी उन जातियों में इन्होंने संकरण कराया। ठीक है, संकरण कराने के बाद इन्हें जो रिजल्ट मिले, उन सारे रिजल्ट को इन्होंने एक उसमें 65 में 1865 में ये लेकर के जो ब्रून सिटी में एक सभा थी जिसका नाम था हिस्ट्री सोसाइटी, जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसको बोलते हैं नेचुरल, ये पे लिख देते हैं नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इस सभा में, इसका नाम ये है सभा, इस सभा में इन्होंने अपने जो भी रिजल्ट आए थे, गार्डन पीपल, इन्होंने 7 अलग अलग तरीके से पौधों का संकरण कराया, अलग अलग प्रकार से उन्होंने रिसर्च किया, तो जो भी उनको रिजल्ट मिले वो इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो ब्रून में थी वहां पर इन्होंने लेकर के गए। और इनके जो एक्सपेरिमेंट थे, जो इनके जो प्रयोग इन्होंने किए थे, वो पादप संकरण के प्रयोग, यहां पे लिख देते हैं पादप संकरण के प्रयोग। इंग्लिश में बोले तो एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस नाम से उन्होंने प्रकाशित कराया। कहाँ प्रकाशित कराया? इस सभा में, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में इन्होंने किया। इसके बाद इन्होंने जो भी मेहनत की, यानी करीब करीब 1866 तक इन्होंने जो मेहनत की, उस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद 1884 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि जो मृत्यु है वो 1884 में हो गई, और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। उसके बाद होता क्या है कि करीब करीब 1900 में, 1900 ईस्वी में जब सन 1900 आया, तो उस समय 3 वैज्ञानिक आगे आए। 3 वैज्ञानिक कौन थे? जिनमें थे एक जर्मन के, एक हॉलैंड के और एक ऑस्ट्रिया के। तो जो हॉलैंड के थे, देख लेते हैं कौन है, ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज जर्मनी के जो थे उनका नाम था कॉरेंसन, कॉरेंस। और जो उसके थे क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया के थे, जो ऑस्ट्रिया के थे उनका नाम था शेरमान। इन लोगों ने अपनी खोज कर रहे थे उसी टाइम, और तब इन्होंने मेंडल को भी ध्यान दिया। जो मेंडल ने अपना लेख जो प्रकाशित करा था उस पर भी इन्होंने ध्यान दिया। किसने? ये 3 नाम है, ह्यूगो डी व्रीज ने, जर्मनी के कार्ल काइन्स ने और ऑस्ट्रिया के शेरमान ने। इन लोगों ने इस पर जो ध्यान दिया, और तब ये जो मेंडल के जो बहुत पुराने नियम थे, तो उनका जो पढ़ा करीब करीब 34 इयर्स पहले जो मेंडल बता गए थे जिन चीजों को, उन चीजों के बारे में इन्होंने पढ़ा अपनी रिसर्च के टाइम। तब इन्होंने देखा कि जो चीजें पढ़ना चाह रहे हैं वो मेंडल ने तो 34 साल पहले बता के चले गए, और फिर जाकर के तब मेंडल को प्रसिद्धि मिलनी शुरू हुई। यानी करीब 34 इयर्स बाद, करीब 34 सालों के बाद मेंडल को प्रसिद्धि मिली। लोगों ने मेंडल को पढ़ना शुरू किया, मेंडल के रिसर्च पे लोगों का ध्यान गया कि मेंडल ने क्या क्या किया था, पाइसम सेटामिम पे क्या उन्होंने काम किया, कैसे हुआ, जो 7 लक्षण थे वो क्या थे, उन्होंने कैसे संकलन कराया। यानी जो भी मेंडल के बारे में डिटेल थी, 34 साल के बाद लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। तो देखो एक बहुत अच्छी बात समझ में आती है कि हमें कोई भी काम करने के बाद जरा सा भी परेशान नहीं होना चाहिए, हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि कभी न कभी जो भी आप मेहनत करते हो, इवन यहाँ तक कि आप ईमानदारी से अगर आप ऑनेस्टली मेहनत करते हो, तो वो एक एफडी की तरह होता है। जैसे एफडी क्या होता है, जितना लेट आप निकलवाओगे बैंक से, जितना एफडी बाद में तुलवाओगे, उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो मेहनत भी ऐसी होती है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो तो कहीं न कहीं आपकी जो ये मेहनत है वो एक एफडी की तरह बन रही है, और जब भी ये टूटेगी तो आपको बहुत दे के जाएगी। यही हाल था
ग्रेगर जॉन मेंडल का। कोई नहीं देख रहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 34 सालों के बाद जब 3 लोग आए, कौन कौन 3 लोग? ऑस्ट्रिया के आए, हॉलैंड के आए और जर्मनी के आए। जब इन तीनों लोगों ने ध्यान दिया तो 34 सालों के बाद लोगों को पता चला कि ग्रेगर जॉन मेंडल तो ये चीज काफी पहले बता के चले गए। 1900 में पता चला कि मेंडल तो 1866 में बता के चले गए। तब लोगों ने इनको पढ़ना शुरू किया और तब जाकर के मेंडल को जो कहा गया, वो मेंडल को प्रसिद्धि मिलनी शुरू हुई और कहा गया आनुवंशिकता का जनक। आनुवंशिकता का जनक। आनुवंशिकता का जनक मतलब हुआ फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो हम बताएंगे आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, यानी मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिकता का जनक। तो हम फिर वही बात रिपीट करेंगे कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो आपको कहीं पर भी आपको उम्मीद छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको होप छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी जो मेहनत है वो जरूर एक दिन आपको जो है आपकी पहचान दिलाएगी। तो बारी आती कि मेंडल जो अपना काम किया, जो अपनी रिसर्च की, वो क्या थी, वो कैसे थी, या उसमें जो टर्म्स आने थे उन्होंने, मैंने पीछे ही बता दिया आपको। टर्मिनोलॉजी की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको बहुत कुछ मिस कर दिया आपने। तो सबसे पहले तो आपको पुराने वीडियोस देखने हैं, पुरानी वीडियोस से आपको लाना है, तब आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। तो हम बढ़ते हैं, मेंडल ने जो नियम दिए, तो मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए उस आधार पर मेंडल ने 3 नियम दिए अपनी रिसर्च के आधार पर। जो उन्होंने पाइसम सेटाइवम पर किया तो उन्होंने 3 नियम दिए। तो उन तीनों नियमों को हम सबसे पहले देखते हैं, क्या है उनके 3 नियम। मेंडल का जो पहला नियम है उसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे प्रभाविता का नियम। क्या बोलेंगे? प्रभाविता का नियम, इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। इसी को फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, 2 नामों से जाना जाता है। इसके बाद जो दूसरा नियम है, मेंडल का जो दूसरा नियम है, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी ये पहला हो गया, दूसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे और भी नाम से जाना जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्या नाम कहते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इस नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ इसको एक और नाम से जाना जाता है सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। किस नाम से जाना जाता है? सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, अब बारी आती है थर्ड लॉ की, जो हमने बताया कि मेंडल ने प्रयोग के आधार पर 3 नियम दिए। तो तीसरा जो नियम है वो कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम। इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, या इसको और भी नाम से जान लेते हैं। जैसे जो दूसरा है इसको बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसको पहले समझ लेते हैं, ये छूट गया था। युग्मकों की शुद्धता का नियम, और इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन। ठीक, अब इसको समझ लेते हैं।
कि मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया उस आधार पर 3 नियम लेकर के आए। पहला नियम कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस या फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम इन्होंने जो बताया उसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, इसे दूसरे नाम से भी आता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, या इसको तीसरा नाम भी इसका है सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और इसे हिंदी में बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। और जो तीसरा नियम मेंडल ने दिया उसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसिएशन, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो अब बात करते हैं पहले नियम की, यानी जो प्रभाविता का नियम है उसकी हम बात करेंगे। प्रभाविता का नियम क्या होता है देखते हैं। जो पहला नियम है प्रभाविता का नियम, इसमें मेंडल ने बताया कि जब परस्पर विपरीत लक्षण वाले, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो मैं फिर बोलूंगा कि आप पिछला वीडियो जरूर देख के आए, तभी आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जब दो विपरीत, विपरीत का मतलब हमने पीछे पढ़ रखा है कि जब देखिए ये लंबा था, टॉल था, और ये डॉट था, यानी ये बौना था, ये लंबा था शुद्ध लंबा, इसको बोलेंगे लंबा शुद्ध, और इसे हम कहेंगे शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। तो जब ये विपरीत लक्षण वाले, दोनों बिल्कुल विपरीत हैं, तो बताया कि जब विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे कहते हैं प्रभावी लक्षण, यानी वो होता है डोमिनेंस। तो डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ, प्रभावी का मतलब क्या हुआ, डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब प्रभावी। तो प्रभावी क्या होगा कि जब दो विपरीत लक्षणों में हम क्रॉस कराएंगे, अलग अलग लक्षणों में जब हम क्रॉस कराएंगे तो उनमें जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित हो जाएगा, यानी जो दिख जाएगा, उस लक्षण को हम कहेंगे प्रभावी लक्षण। ठीक है, कैसे इसको देखते हैं। अच्छा, दो बात आती है, प्रभावी होगा तो फिर अप्रभावी कहां जाएगा। अप्रभावी का बोलते हैं रिसेसिव। रेसेसिव, तो रेसेसिव क्या होता है कि जो जब दो विपरीत लक्षणों में हम क्रॉस कराएं या संकरण कराएं तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है वो कहलाता है अप्रभावी लक्षण, और जो अपने आप को दिखा ले जाता है वो कहलाता है प्रभावी लक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लिखा है व्हेन पेरेंट्स विद प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस्ड टुगेदर। क्लियर, यानी कि जब शुद्ध और विपरीत लक्षणों वाले पेरेंट्स में हम क्रॉस कराते हैं आपस में, ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट अपीयर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। सिर्फ एक लक्षण, सिर्फ एक ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में हमें दिखाई देता है। यानी जब हम अलग अलग लक्षणों वाले, शुद्ध अलग अलग लक्षणों वाले जनक में क्रॉस कराते हैं तो अगली जनरेशन में, यानी अगली पीढ़ी में हमें केवल एक लक्षण दिखाई देता है। अगली जनरेशन में द हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग विल एग्जिबिट ओनली द डोमिनेंट। यही लक्षण जो हमें नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई दिया है संकरण के बाद, ये कहलाता है डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप। यानी फिनोटाइप में क्या कहते हैं, फिनोटाइप जीनोटाइप दो तरीके के होते हैं। हमने बताया था जीनोटाइप जो होता है, मैं फिर बोलूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है पिछला वीडियो तो जरूर से देखें, तभी आपके टॉपिक्स और अच्छे से क्लियर होंगे। तो मैंने बताया था कि जो जीनोटाइप होता है वो ऐसी चीज होती है जिन्हें आप बाहर से देख करके नहीं बता सकते हो। उसके जीन में जो भी चेंजेस होते हैं, उसके जीन में जो भी चीजें होती हैं वो जीनोटाइप में आती हैं, और फिनोटाइप में उन चीजों को लाते हैं जो आप बाहर से देख करके बता सकते हो। जैसे लंबाई है, मोटाई है, रंग है, आकृति है, इन चीजों को आप देख करके बता सकते हो, लेकिन उसका जीन कैसा है ये हम उसका देख करके नहीं बता सकते। तो फिनोटाइप, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है इन दिस लॉ, यानी इस लॉ में ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय द डिस्टिंक्ट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। यानी मेंडल ने जो ये प्रभावित करते हैं उनको कहा कारक, यानी कारक कह दिया उनको। ठीक है, ये भी टर्मिनोलॉजी हम पढ़ा चुके हैं पीछे, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से। विच अकर इन पेयर, यानी जो जोड़े में होते हैं। इफ द पेयर्स आर हेटेरोजिगस वन विल ऑलवेज डोमिनेट अदर। यानी उन्होंने बता दिया कि दूसरा लक्षण तभी दिखाई देगा जब एक अप्रभावी हो और दूसरा प्रभावी हो। डेफिनेशन हम फिर समझ लेते हैं, हिंदी में बताया कि जब परस्पर विपरीत लक्षणों वाले
पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी में जो संतानें उत्पन्न होती हैं उसमें जो लक्षण प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट। और जो लक्षण हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है, क्लियर करिएगा, हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है, वो लक्षण कहलाता है अप्रभावी। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे देखिए उन्होंने बताया कि दो अलग अलग कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है? तो दो अलग अलग कैरेक्टर हम लेते हैं। जैसे एक कैरेक्टर हमने ले लिया टॉल, ये कैसा है? प्योर टॉल। और एक हमने कैरेक्टर ले लिया, कैसा है ये? ड्वार्फ, प्योर, ठीक है? प्योर ड्वार्फ माने शुद्ध बौना। और ये कैसा है? ये है शुद्ध लंबा। जब इनके बीच क्रॉस कराया जाता है, यानी जब क्रॉस होता है तो हम इस तरीके से उसको शो करते हैं, यानी क्रॉस को हम इस तरीके से दर्शाते हैं। जब भी ये निशान आप बना देखेंगे इसमें तो समझ आएंगे दोनों में क्रॉस हो रहा। तो ये दो कैरेक्टर है, यानी एक ये टी है और एक ये। इसका भी जो ये है ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो ये क्या है? ये है हमारे शुद्ध लंबा, ये भी शुद्ध बौना, यानी टॉल है, प्योर टॉल, और ये भी प्योर ड्वार्फ है। तो इन दोनों के लिए ये हो जाएंगे इनके पेरेंट्स। क्या हो जाएंगे? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को मेंडल ने बताया था। इसके लिए भी टर्मिनोलॉजी आप पिछला वीडियो जरूर देखें, क्यों हम इसको पीछे दिखाते हैं या क्या दिखाते हैं, अगली जो जनरेशन आएगी उससे क्या दिखाएंगे। तो जब इनका क्रॉस होगा तो जो पहली जनरेशन बनेगी वो होगी कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर जब ये वाला क्रॉस करेगा इसके साथ, दोनों गैमेट होंगे, तो भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर जब ये वाला अगर इस वाले के साथ करता है, समझिए कंडीशंस, तो अगर ये वाला इस वाले के साथ करता है तो हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और सेम प्रोसेस जब ये इधर के साथ करता है तो हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी हमें क्या मिल रहा है? हमें जितने भी मिले हैं वो सब कैसे हैं? सब कैसे हो गए? ये हाइब्रिड हो गए। कैसे हो गए? हाइब्रिड। यानी ये जो जनरेशन आ गई वो कहलाएगी F1 जनरेशन। ये जो बन के आई है वो आ गई F1 जनरेशन। ये सब के सब इसमें है। इसमें क्या है? जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंस है और जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव है। यानी ये प्रभावी है और ये अप्रभावी। ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी। यानी कि ये सभी जो पौधे होंगे वो होंगे तो लंबे, सभी जो पौधे होंगे वो मिलेंगे जो हमें वो लंबे, लेकिन इनमें बौनापन आ चुका है। क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आ गई अच्छे से? यानी ये लंबे सभी हैं लेकिन इनमें बौनापन आ चुका है। यही उन्होंने पहला नियम बताया। दूसरा आता है नियम, अगर हम दूसरा देखेंगे, पहला नियम समझ में आ गया अच्छे से। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, यानी दूसरा है, देखते हैं दूसरे नियम को क्या बोलते हैं। तो दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, इसको एक और नाम से जाना जाता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? युग्मकों की शुद्धता का नियम। हिंदी में भी देख रहे हैं, आप लेते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसमें क्या होता है? युग्मकों की शुद्धता के नियम में इन्होंने क्या बताया? तो मेंडल ने ये बताया कि जो हमारे जनरेशन में जो इनमें हम क्रॉस कराते हैं, यानी जो F1 पीढ़ी में जो प्रभाविता के नियम के बाद जो क्रॉस होता है वो उनमें बौनापन तो आ गया है, लेकिन इसके साथ ही वो शुद्ध हैं, यानी उसमें कहीं पर से भी अशुद्धता
नहीं आने पाई है। यानी अगर अगली पीढ़ी में हम चाहें तो लंबे वालों को हम अलग कर सकते हैं और छोटे वालों को अलग कर सकते हैं। इसी पर बेस्ड है हमारा सेकेंड लॉ। तो इसमें क्या बताया, इसमें मेंडल ने बताया कि किसी भी जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। जो युग्मक होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक युग्मक में जीन युग्म का एक ही जीन, समझिएगा, दोनों अलग हो जाते हैं युग्मक, और एक युग्मक में दूसरे युग्मक का एक ही जीन पहुंचता है। क्लियर? जैसे अभी हमने बनाया था, ये था और ये था, तो ये दोनों अलग हो गए, ये बनाया था, ये भी अलग हो गया। अब इसमें देखिए एक ही तो पहुंच रहा है, या तो एक बार ये पहुंचेगा या दोबारा से ये पहुंचेगा। यही चीज तो हमने समझाई थी, यही नियम उन्होंने बताया दूसरे वाले लॉ में। क्या बताया कि जब दूसरे नियम के अनुसार, यानी युग्मकों की शुद्धता के नियम के अनुसार, कि जीन युग्म के समय, अवयव युग्म निर्माण के समय, जीन युग्म में ये दोनों जो युग्मक होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और एक युग्मक, यानी एक जीन युग्म का एक युग्मक दूसरे जीन युग्म के एक अवयव से जुड़ जाएगा। यानी दोनों, हम कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग, एक होते हुए भी दोनों अलग है। जैसे हमने अभी कहा था पीछे कि लंबापन बौनापन आ तो एक साथ गया है, लेकिन अगर उनको हम अलग करना चाहें तो उनको हम अलग भी कर सकते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में बताया, हिंदी में तो हमने बता दिया, इंग्लिश में सुन लीजिए। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट, ईच गैमीट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। फिर से सुनिएगा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ईच गैमीट यानी ईच जीन जिसको बोल सकते हैं, ईच जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। यानी गैमीट का जो प्रोसेस होगा, एक जो सेपरेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होगा, उसमें एक जीन दूसरे जीन के साथ सेपरेट रहता है, अलग हो जाता है। सो दैट ईच गैमीट कैरी ओनली वन कैरेक्टर, ठीक है, इन वन जीन। यानी एक लक्षण एक जीन लेकर के जा रहा है, या एक जीन एक ही लक्षण को लेकर के जा रहा है। इसको कैसे समझेंगे, इसको समझिएगा। जैसे ये था और ये था, दोनों में क्रॉस हुआ, ये अलग हो गया युग्मक और ये युग्मक अलग हो गए। इतना क्लियर है? ये हमारी कौन सी रिलेशन है, T1। इनमें जब क्रॉस होगा हमें बताया क्या बनेगा, T, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर से यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये बना F1। ठीक है? अब जब ये हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी बने, जब ये जो अभी बने हैं इनमें जब हम आपस में क्रॉस कराएंगे, यानी जो ये हमारी जनरेशन बन के जो तैयार हुई है, जब इनमें हम क्रॉस कराएंगे तब देखिए क्या बनेगा। तब क्या बनता है, तो हम एक कैपिटल टी लेंगे और एक स्मॉल टी लेंगे, इधर भी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी लेंगे और इनमें आपस में दोनों में हम क्रॉस कराएंगे। तो देखिए क्रॉस कैसे होगा, ये हो जाएगा इधर का ये हो जाएगा, कोई डाउट? ये कैसे हैं, ये है F1 जनरेशन के। ठीक है? तो देखिए ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ जुड़ करके कैसा हो गया, कैपिटल टी, यानी कि ये हो गया शुद्ध लंबा। ठीक है? ये कैसा था, संकर लंबा। ठीक है? इस ये वाला कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ जुड़ेगा तो देखिए कैसा हो गया, संकर। ठीक है? फिर जब ये वाला स्मॉल टी इस वाले कैपिटल के साथ जुड़ेगा तो चाहे हम ये लिखें या कैपिटल टी पहले लिख दें और इस तरीके से हम बना दें तो भी बात यही रहेगी, तो भी क्या बनकर तैयार होगा, ये भी संकर ही बना। और जब ये वाला स्मॉल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ जुड़ेगा तो दोनों स्मॉल टी हो जाएंगे, यानी ये भी शुद्ध बौना, यानी प्योर डॉट। क्या बोलेंगे इसको, प्योर डॉट। तो देखिए इनका रेशियो देखिए क्या निकल के आ रहा है। तो देखिए एक ये बना, एक ये बना और दो ये बने, यानी 1 2 1, यानी इनका रेशियो जो बना 1:2:1। क्लियर है या नहीं है, क्लियर? अच्छा देखिए, अगर इसको हम ये भी कर सकते हैं, कभी कभी ये होता है 25 50 25, यानी 25 50 25, तभी तो 100% मिलेगा। ये चीज समझ आइए, फिर से पता है। देखिए क्या होता है, जो ये हमारी बन के होती है, इसे अब हमारी जो बन के आई वो F2 जनरेशन बनी। ये जो बन के तैयार हो रहे हैं वो हमारी F2 जनरेशन है। क्या करते हैं कि F1 जनरेशन से प्राप्त
यानी F1 जनरेशन जो हमको मिले थे, जब इनमें आपस में हम क्रॉस कराते हैं तो ये फिर से अलग हो गए। देखिए क्या था, शुद्धता का नियम, तो शुद्ध ही तो है। अशुद्ध कब होंगे, जब हम उनको अलग ना कर सकें, और शुद्ध कब है, जब हमने फिर से उनको अलग कर लिया। तो देखिए फिर से सब अलग हो गए, बौना वाला अलग हो गया, लंबा वाला अलग हो गया, संकर वाले अलग हो गए। यही तो है युग्मकों की शुद्धता, जो युग्मक शुद्ध तो है, यानी प्रभावी लक्षण भी है इसमें, अप्रभावी लक्षण भी है, और ये सब होते हुए भी युग्मक पूरी तरीके से शुद्ध है। और जो हमें रेशियो मिलेगा, कहाँ मिलेगा, F2 जनरेशन में। वो F2 जनरेशन में जो हमें रेशियो मिलकर मिल रहा है वो 1:2:1 का बन रहा है। यही है सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल का जो है दूसरा नियम है। समझ में आया या नहीं आया अच्छे से? अब बढ़ते हैं मेंडल के तीसरे नियम की तरफ। तो मेंडल का जो तीसरा नियम है उसको देखते हैं क्या कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, रटने के चक्कर में पड़ते हैं, तो मेंडल को भी रटा नहीं जाता है, मेंडल को अच्छे से समझ लीजिए आप। तो जो थर्ड लॉ है उसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको जानते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र अपविभजन का नियम। स्वतंत्र अपविभजन का नियम। तो ये क्या है, मेंडल का तीसरा नियम क्या है? तो मेंडल ने तीसरा नियम बताया। अभी तो पीछे पीछे एक एक कैरेक्टर ले रहे थे, मैंने सिर्फ टाल दिया था और डॉफ लिया था, एक ही था। जो तीसरा वाला नियम है इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें हम दो कैरेक्टर लेके चलते हैं। दो कैरेक्टर मतलब या तो एक हम लंबापन जोड़ लें और एक कलर का जोड़ लें, तो दो हो गए, एक लंबापन और एक कलर, दोनों अलग अलग हैं। जब इनको दोनों को लेकर के चलेंगे तो भी हमारा तीसरा लॉ पूरा होगा। या हम ले लें, एक बीज का लेते हैं, कोई राउंड बीज ले लेते हैं, एक रिंकल ले लेते हैं, तो पहला कैरेक्टर तो ये हो गया राउंड और रिंकल। और दूसरा हम ले लें येलो और ग्रीन, माने एक शुद्ध पीला और बढ़िया राउंडेड होना चाहिए, और दूसरा वाला ले लें अशुद्ध, जैसे हम उसको हरा बोल सकते हैं, अशुद्ध पीला, हरा ले लें कैरेक्टर, ग्रीन ले लें, और रिंकल ले लें बीज, तो दो कैरेक्टर अलग अलग हो गए। तो जब इन दोनों लक्षणों को लेकर के चलेंगे और दोनों लक्षणों के बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो हम देखेंगे कि क्या होता है, कैसे उनमें बन के तैयार होता है। तो मेंडल ने बताया कि जब दो या दो से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षण, माने लंबापन में और बीज में, बीज की गोलाई में कोई संबंध नहीं है, हमने बताया कि ग्रीन या येलो जो कलर है बीज का और उसके साथ में बीज का जो शेप है, राउंडेड है या रिंकल्ड है, इनमें दोनों में कोई, जैसे लिख देते हैं, समझ लीजिए राउंडेड और दूसरा रिंकल्ड। तो देखिए हम ये कैरेक्टर लेते हैं, दूसरा कैरेक्टर का हमें लेना है तो येलो ले लेते हैं और ग्रीन लेते हैं, या हम टॉल और डॉफ ले लें, कोई दो ले लें, चाहे ये दो ले लें चाहे ये दो ले लें, कोई भी हम दो कैरेक्टर जब एक साथ लेकर चलते हैं इनमें कोई संबंध नहीं है आपस में। तो जब दो कैरेक्टर लेकर के चलते हैं तो मेंडल ने बताया कि जब दो या दो से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है या संकरण कराया जाता है तो उनके युग्म कारकों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो जाता है। और मेंडल के इसी जो नियम को है वो द्विसंकरण क्रॉस के आधार पर समझ सकते हैं। द्विसंकरण का मतलब, क्योंकि हमें दो बार संकरण कराया जाएगा तो हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले डबल क्रॉस यानी डबल हाइब्रिडेशन क्या होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दो या दो से अधिक असंबंधित, उनमें कोई रिलेशन नहीं है, प्रभावी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनके युग्म के कारकों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो जाता है, यानी ये स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं। देखते क्या है, यानी ये थर्ड लॉ है। कौन सा है? थर्ड लॉ है। क्या लिखा है? द एलीस ऑफ टू और मोर, ज्यादा भी हो सकते हैं, डिफरेंट जीन्स गेट सॉर्टेड इनटू गैमीट इंडिपेंडेंटली, या स्वतंत्र रूप से रहते हैं, ऑफ वन अनदर, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से बिल्कुल अलग रहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरी क्या है,
the alleles of gamete recessive for one gene does not influence two alleles received from another genes. क्लियर हुआ? फिर से वही बात है, फिर से समझ लीजिए, हिंदी में फिर हम डेफिनेशन बात बोले दे रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनके युग्म के कारकों का पृथक्करण एवं अपव्यूहन स्वतंत्र रूप से होता है। मेंडल का यही तीसरा नियम है और इसे उन्होंने बताया द्विसंकरण क्रॉस की सहायता से। देखते हैं क्या होता है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। डेफिनेशन रटने के चक्कर में पढ़िए, जब आपको आता होगा तो आप डेफिनेशन अपने आप बना सकते हो। तो देखो इसमें हमने बताया कि हम दो कैरेक्टर लेते हैं। जैसे हमने एक कैरेक्टर ले ली येलो एंड ब्राउन, येलो एंड ब्राउन, ये पहला कैरेक्टर हो गया। और जो दूसरा कैरेक्टर हम लेते हैं वो लेते हैं क्या बोलेंगे इसको, येलो एंड ब्राउन लेते हैं, और दूसरा रिंकल्ड एंड ग्रीन लेते हैं, ग्रीन एंड रिंकल्ड, यानी पीला और गोल। और इसमें क्या लेते हैं, हरा और झुर्रीदार। तो देखिए ये कैरेक्टर ये हो गया हमारा, और दूसरा कैरेक्टर दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, पीला है हरा है एक रिश्ता हो गया, दूसरा गोल है झुर्रीदार है ये रिश्ता हो गया। इनमें आपस में कोई रिश्ता नहीं है। अगर इनकी बात करें तो इनमें आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी इनमें आपस में कोई रिश्ता नहीं है। ग्रीन और रिंकल्ड में कोई रिश्ता नहीं है, येलो और राउंड में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन राउंड और रिंकल्ड में रिलेशन है, येलो और ग्रीन में रिलेशन है, दोनों अलग अलग लक्षण है। अब हम देखते हैं कि मेंडल ने बताया कि इनमें कैसे क्रॉस होता है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि जो येलो एंड ब्राउन था वो हम इस तरीके से लेते हैं, येलो और ब्राउन, और जो झुर्रीदार था उसको हम ऐसे लेते हैं। क्लियर? अब इनमें हम क्रॉस कराते हैं। तो जो पहला क्रॉस होगा वो आर आर में होगा और वाई वाई में होगा, और दूसरा जो है वो स्मॉल आर और स्मॉल वाई ले लेंगे। क्लियर है? आपस में हम दोनों में क्रॉस करवाते हैं। तो क्रॉस होके क्या बनेगा, यानी अगर इनमें आपस में हम क्रॉस करवाएं तो क्या बनेगा, ये सारे कैरेक्टर आपस में एक दूसरे से क्रॉस करेंगे। कैसे क्रॉस करेंगे, तो इसका जो आर और वाई होगा, भाई दो कैरेक्टर ऐसा चलेंगे और इसके आर और वाई से क्रॉस करेगा करके, तो बनेगा क्या, दोनों क्या बनाएंगे, तो जो बन के तैयार होगा वो कैपिटल आर स्मॉल आर भी होगा, ठीक है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये सुना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी ये जो बन के तैयार हो रहा है हमारा इस तरीके से। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें अलग अलग कैरेक्टर है। पहला है आर वाई अलग हो जाएगा, ये वाला आर वाई अलग हो जाएगा, ये वाला आर वाई अलग हो जाएगा, और जो इधर का है आर वाई ये हमारा अलग हो जाएगा। यही है हमारा मेंडल का थर्ड लॉ, तीसरा नियम। ठीक, अच्छा अब इनमें समय हम चारों में क्रॉस करा कर देखते हैं तो हम जानते हैं कि चकर बोर्ड हम बनाते हैं, यूनिट स्क्वायर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, समझते हैं। जब हम इस तरीके क्रॉस कराते हैं तो इनमें हम ऐसे बनाते हैं लाइन। इसको बहुत आसान है बनाना, सीख लेते हैं कैसे बनता है। 5 चीज होती है, एक और नीचे ले आते हैं। इधर से हमें सबसे पहले ये लाइन हो गई, इसमें हम 2 लेते हैं कैरेक्टर, एक हम एक बार मेल का ले लेंगे और एक बार फीमेल का ले लेंगे, तो हमारे ये हो गए मेल और फीमेल के। तो पहले क्या लेंगे, आर वाई, वही अभी पीछे निकल के आया था। इधर जो हम लेंगे वो आर वाई, इधर जो लेंगे हम आर वाई, ये कैपिटल रहेगा हमारा वाई, आर वाई, और जो अगला रहेगा वो स्मॉल वाई, कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, यानी ये भी दोनों स्मॉल है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ऐसे देखते हैं, स्मॉल है दोनों आर और वाई, इसमें आर जो वाई है वो कैपिटल है, ये स्मॉल है। ठीक है,
क्लियर है। इसी प्रकार से इनको हम इधर रखते हैं, क्या रखेंगे, तो पहला जो हो जाएगा वो आर और वाई हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा वो आर और स्मॉल वाई हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो होता है वो हमारा स्मॉल आर और कैपिटल वाई हो जाएगा, और जो चौथा है लक्षण वो स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो जाएगा। अब इनमें समय आपस में हम क्रॉस कराते हैं, ये मेल मान लेते हैं, फीमेल मान लेते हैं। जब इनमें दोनों में क्रॉस होगा तो आर और आर, वाई वाई, ये बन के तैयार हुआ। इनमें जब क्रॉस होगा तो आर आर वाई वाई बन के तैयार हुआ। इसी प्रकार जब इसमें क्रॉस होगा तो कैपिटल आर बनेगा, स्मॉल आर बनेगा, ये कैपिटल वाई और ये कैपिटल वाई, यानी ये बनेगा। इसी प्रकार जब इसमें और इसमें क्रॉस होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा। क्लियर है। यहां भर के देखते हैं क्या होगा, आर आर वाई वाई। फिर इसमें देखते हैं तो कैपिटल आर दोनों में है, आर आर हो गया, यहाँ पर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। इसके बाद इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और इधर का है स्मॉल वाई। फिर ऐसे भर के देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ भी स्मॉल वाई है और यहाँ भी स्मॉल वाई है। नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। नेक्स्ट है इसमें कराएंगे तो कैपिटल आर, ये वाला स्मॉल आर, ये वाली कैपिटल वाई और ये वाली स्मॉल वाई। ऐसे यहाँ आएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आगे बढ़ते हैं तो स्मॉल आर दोनों हो गए, और ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ भी आएंगे तो आर आर और वाई वाई दोनों स्मॉल है यहाँ भी। फिर यहाँ देखते हैं तो आर और ये वाला भी स्मॉल आर है, ये कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई, यानी ये कैपिटल हो गया और ये स्मॉल वाई हो गया। ऐसे स्मॉल आर है दोनों में, और स्मॉल वाई स्मॉल वाई हो गया। इतना समझ आया अच्छे से? क्या हमने किया, फिर से समझ लेते हैं कि जो ये थे हमारे लक्षण, इनको मेल और फीमेल में हम क्रॉस करा रहे हैं, इनको हो सकते हैं इसको मेल अलग अलग मान लेते हैं दोनों जीन। तो जब इनमें क्रॉस होगा तो कैपिटल आर बन गया, फिर ये वाली वाई और वाई मिलकर कैपिटल वाई, फिर ये वाला आर और ये वाला आर दोनों कैपिटल हैं, देख सकते हैं दोनों कैपिटल हो गए, ये स्मॉल और ये कैपिटल, तो स्मॉल और कैपिटल हो गया। नेक्स्ट आते हैं ये स्मॉल और कैपिटल आर है दोनों अलग अलग, तो आर ये लिख दिया, यहाँ से ये लिख दिया, ये वाई यहाँ लिख दी और ये वाली वाई यहाँ, यानी इतने समय आपस में क्रॉस हो रहा है। फिर यहाँ आते हैं जब, तो ये वाला कैपिटल आर यहाँ आ गया, ये आर यहाँ आ गया, ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। इसी तरीके से सब में हम आपस में क्रॉस कराते हैं। तो अब बारी आती है कि इसमें हमारे एक जैसे कितने बने, एक जैसे कितने हैं। तो देखते हैं सबसे पहले स्मॉल आर, ये देखिए कैपिटल दोनों बने हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ के देखते हैं, पहले इसको देखते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये एक तरीके का है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। कैपिटल वाई ये भी देखिए सेम इसी तरीके का है, तो ये भी इसी तरीके का हम बना लेते हैं, दो हो गए। तीसरा देखिए ये भी इसी तरीके का है, तो ये भी हमारा तीन हो गए, ठीक है। तो ये जो तीन मिल हैं वो कैसे हैं, येलो है, इनमें देखिए प्रभावी है, यानी येलो प्रभावी है, और रिंकल्ड भी है, तो येलो प्रभावी है और रिंकल्ड है, यानी इसको कहीं पे लिख लेते हैं समझने के लिए, येलो रिंकल्ड, येलो कितने मिलते हैं, क्लियर है। इसके बाद नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है। क्या होता है देखते हैं कि ये वाला अकेला है, देखिए ये वाला जो है वो अकेला है, ये कैसा है, जो सिंगल वाला है ये रिंकल्ड आपको दिखेगा, और ऐसे समझिए, ये देखिए है, दो हो गए, ठीक है, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, छह हो गए, सात हो गए, ठीक है। इसके बाद आते हैं 8 हो गया और ये 9 हो गए।
यानी ये जो 9 हमें दिख रहे हैं ये सब कैसे हैं, तो इनका हम रेशियो लेंगे, तो जो रेशियो निकाल के देखेंगे उसको हटा देते हैं इस करके। इसका जो रेशियो निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा वही हम देख लेते हैं उसकी। तो सबसे पहले हमें येलो एंड राउंड आते हैं, येलो एंड राउंड क्या आएंगे, ठीक है। इसके बाद येलो एंड रिंकल आते हैं, येलो एंड रिंकल आते हैं 3, ठीक है। अभी हमने गिने भी थे। इसके बाद येलो रिंकल हो गए। इसके बाद राउंड एंड राउंड ग्रीन क्या आएगा, राउंड ग्रीन ये भी आते हैं 3। और इसके बाद रिंकल एंड ग्रीन कितने आएंगे, रिंकल एंड ग्रीन तो आता है 1, यानी 9:3:3:1, यानी 9, 3, 3, 1। ये रेशियो हमें मिलता है मेंडल के पृथक्करण के नियम से, यानी जो कैरेक्टर थे वो सबके सब अलग होंगे। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, खूब अच्छे से आप समझ रहे होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें लोग दोस्तों में, सब्सक्राइब करें। और आज साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया तो बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें। साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे लिंक जो नीचे आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप पुरानी वीडियोस को जरूर देखें, तभी आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब देखते हैं कि ये तो हो गया मेंडल के नियम। अच्छा, कुछ मेंडल ने भी कमियां कर दी, कुछ चीजों को मेंडल भी बता नहीं पाए। तो मेंडल किन चीजों में फेल हो गए, यानी एक्सेप्शंस क्या थे इनके, एक्सेप्शंस क्या थे मेंडलिज्म के। तो इन्होंने सबसे पहले बताया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनका जो सबसे बड़ी कमी रह गई वो बताया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये इसको नहीं बता पाए। दूसरा को डोमिनेंस भी नहीं बता पाया, सहजीवन भी नहीं बता पाया। को डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई श्वेत कोई मान जानवर है और कोई काला है, ठीक है, तो इनकी जो संतानें बन के आती है वो चितकबरी तो हो जाती है, ठीक है, लेकिन इन्होंने तो बताया था कि कुछ और रहेगा। तो ये इस चीज को ये नहीं बता पाया, ठीक है। तो इस तरीके से मेंडल जो है वो कुछ चीजों में फेल हो गए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अगले दिन हम जो बात करेंगे, जो अगली वीडियो में बात करेंगे वो ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करेंगे। कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, ह्यूमन जेनेटिक्स, यानी हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ह्यूमन जेनेटिक्स, यानी इसके साथ में एक और चीज जुड़ जाएगी, ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स यानी मानव आनुवंशिकी। जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे वो मानव आनुवंशिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप प्लीज इसी तरह चैनल को हमारा प्यार देते रहें, अपने साथ जुड़े रहें। हमारी जो भी वीडियो पढ़ाई जाती है आप उन्हें बहुत प्यार से देखें, इसी तरह देखते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।